अब हम देखते हैं कि कैसे थिका फोकोलाई और जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन में आपस में कोरिलेट करते हैं। स्पेशली होता ये है कि जैसे ही LH हार्मोन इसके साथ आके अटैच होता है थिका फोकोलाई के साथ, तो कोलेस्ट्रॉल, प्रेग्निलिनोन और प्रोजेस्टेरोन में चेंज हो जाता है। अब प्रोजेस्टेरोन फ्यूदर जो है एंड्रोजन में चेंज होता है। अब हमें एंड्रोजन चाहिए और हमें पता है कि जी एरोमाटेज जो है वो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में जो है वो कन्वर्ट करता है। अब इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, इन सब प्रोसेस के लिए हमें रिक्वायर्ड है FSH, और FSH ATP यूज़ करता है और एक्रोमाटेज एंजाइम को एक्टिव करता है। जैसे ही एक्टिव करता है फट से एंड्रोजन एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है, जो कि मेनली हमें रिक्वायर्ड होता है। नॉर्मली जो मेल में टेस्टीज रिलीज़ करती हैं टेस्टोस्टेरोन को, वो ऑलमोस्ट उसका 1/15 पार्ट ओवरी फीमेल में भी रिलीज़ कर देती हैं टेस्टोस्टेरोन का। एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक्चुअली ब्लड में और प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन के थ्रू होते हैं। ये इस कदर लूजली बॉन्ड होते हैं कि विद इन द 30 मिनट ये अपने आप को उससे अलग करके टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। हमने ये चीज़ तो काफ़ी देर पहले देख ली है, जो मैंने आपको पीछे साइकिल समझाया कि जी लीवर कैसे कंजुगेशन करवाता है, कौन कौन सी चीज़ को यूज़ करता है, लेकिन इसका 1/5 पार्ट ऑलमोस्ट बाइल में भी सिक्रीट आउट हो जाता है। अगर हम दूसरी तरफ बात की जाए तो नॉर्मल एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का अंदाज़ा लगाने के लिए भी तो हमें कुछ मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होता है ना। तो उसमें ये है कि ऑलमोस्ट 10% के करीब जो है वो प्रोजेस्टेरोन है वो हमारा रिलीज आउट हो जाता है इनटू द यूरिन। अगर हमने किसी की बॉडी में नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोजेस्टेरोन देखनी है तो हम उसके यूरिनेशन के थ्रू पता चला सकते हैं कि इसमें आया कि प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल है और नहीं। और प्रोजेस्टेरोन का जो दूसरा मेन काम है वो मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट डाइटरी कंपाउंड्स हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी आप गौर कीजिएगा कि जो एस्ट्रोजन है, अगर इसके एंजाइम की एक्टिविटी जो कि एक्रोमेज है उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से हम इसको कहेंगे हाइपर रेस्टिनिज्म हो गई है। अब हम ज़रा इसके इफेक्ट पढ़ते हैं कि यूट्रस पे और एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन्स पे किस तरह होते हैं। बेसिकली ये 3 चीज़ों पे काम करते हैं। एक उसकी मस्कुलर थिकनेस पे, दूसरी जो है एपिथेलियम पे, तीसरी जो है वो ल्यूमेन में डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स और इस तरह की चीज़ों को इंक्रीज़ करवाते हैं। तो अगर हम पहले यूट्रस की बात की जाए तो इसकी जो है फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा देते हैं। इसकी जो एपिथेलियम नॉर्मली क्यूबॉइडल होती है उसको स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एस्ट्रोजन होता है इसके ल्यूमेन में वो वेजाइनल इन्फेक्शन से क्योर करवाता है। अगर हम थोड़ा सा भी एस्ट्रोजन को थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस लाइक सिरिंज और एनी अदर प्रोसेस लाइक ओरल भी दे दें तो वेजाइना इसको काफ़ी हद तक क्योर, वेजाइनल इन्फेक्शन काफ़ी हद तक क्योर हो जाते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें कि थिकनेस, ऑलमोस्ट 2 to 3 फोल्ड एंडोमेट्रियम की थिकनेस एस्ट्रोजन की हेल्प से इंक्रीज़ कर जाती है। इसी तरह ये वहाँ के स्ट्रोमा, ग्लैंड्स और बहुत सारी प्रोवाइड न्यूट्रिशनल जो थिंग्स होती हैं वो प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें कि जी एस्ट्रोजन जो है वो फ्लोपियन ट्यूब में क्या काम करता है, फ्लोपियन ट्यूब में बिल्कुल उसी तरह एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इंक्रीज़ करवा देगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, सिलेटेड एपिथेलियल सेल की भी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। सिलेटेड इसलिए रिक्वायर्ड है कि जैसे स्पर्म आते हैं तो ये सिलिया के मदद से टुवर्ड वेजाइना पुश होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में जल्दी काम हो सके, सारे का सारा जो भी होना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी जो है इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन ब्रेस्ट क्या है। बेसिकली जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होती है तो एस्ट्रोजन अपना ब्रेस्ट पे काम करना शुरू कर देता है। ये सबसे पहले जो उसके स्ट्रोमल टिश्यू बनाता है, स्ट्रोमल टिश्यू बनाने के बाद वहाँ पे उसके डक्टाइल सिस्टम बनाता है। जैसे ही डक्टाइल सिस्टम बनाता है उसके डिस्टल एंड पे सेक्रेटरी सेल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं जो डायलेशन के थ्रू अपनी डायलेटेड पार्ट बनाते हैं, कैविटी बनाते हैं और अपनी सेक्रेटरी एक्टिविटीज़ उस कैविटी के थ्रू इस डक्ट्स में और देन टू द निपल जाती है। और डिपॉजिट ऑफ फैट भी एक मेन फैक्टर है एस्ट्रोजन की हेल्प से जो कि ब्रेस्ट में होता है। इफेक्ट ऑफ द, अगर हम एस्ट्रोजन और स्केलेटन बात की जाए तो बेसिकली ये ओस्टियो जो क्लास्ट है उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं। इस तरह जो हमारी ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी से काम करता है और बोन्स जल्दी से आपस में फ्यूज़ आउट हो जाती हैं। अगर ये फ्यूज़ ना हो तो जो फीमेल का साइज़ है वो यानी कि फ़ीमेल की हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर ये हार्मोन ही ना हो तो ओस्टियोप्रोसिस हो सकती है, क्योंकि ना ही इसकी एब्सेंस में ओस्टियोक्लास्ट जो कि बोन को रिजॉल्व करते हैं उनकी एक्टिविटी कम होगी, ना ही मोर बैट्रिक्स डिपॉजिट होगा और ना ही कैल्शियम डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से ओस्टियोप्रोसिस एक मेजर फैक्टर है। अब हम बात करते हैं कि एस्ट्रोजन प्रोटीन डिपोजिशन में किस तरह इन्वॉल्व होते हैं।
बेसिकली जो सारे का सारा काम हो रहा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का सोर्स रिक्वायर होता है ना, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की स्पीड अप हो जाती है। जैसे ही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की स्पीड अप होती है तो नाइट्रोजन पॉजिटिव बैलेंस भी शो होता है। अच्छा, इन सब में जो एस्ट्रोजन एक्टिविटी कर रहा है मींस के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, उसकी उसमें अगर हम टेस्टोस्टेरोन के साथ इसको कंपेयर करें तो उसकी एक्टिविटी कई गुना ज़्यादा होती है। अगर एस्ट्रोजन जो है बॉडी मेटाबॉलिज्म और फैट डिपोजिशन को इंक्रीज़ करता है तो उससे भी फीमेल की बॉडी को काफ़ी फ़ायदा होता है, स्पेशली सबकुटेनियस फैट बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी हेल्प से, ताकि डिफरेंट तरह की एनर्जी के सोर्सेज यहीं से अटेन हो जाएं। अच्छा, एस्ट्रोजन जो है वो बहुत कम हद तक जो है हेयर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, लेकिन बेसिकली प्यूबिक और एक्सिलरी एरिया में फीमेल्स के ये काफ़ी हद तक हेयर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। और स्किन में अगर बात की जाए तो स्किन को ये सॉफ्ट बना देता है और इसकी वेस्कुलरिटी बहुत इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं, नाजुक बन जाती है। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे बात की जाए तो ये डिफरेंट जो है एल्डोस्टेरोन और दूसरे हार्मोन्स की तरह ये सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। अगली वीडियो में इस तरह हम प्रोजेस्टेरोन पे बात करेंगे।